Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with the remaining portion of our class 5th chapter number 4. Next is forest. देखो बात करें अगर forest की यानी कि जंगलों की, forest are large areas of land covered with trees, shrubs and herbs. बात करूं अगर मैं फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट से बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, लैंड होता है जो कि पूरा कवर्ड रहता है ट्रीज से, शर्ब से, हर्ब से। ठीक है ना, जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े पेड़ हो गए, शर्ब्स उनसे छोटे प्लांट्स को बोला जाता है, हर्ब्स जैसे कि ग्रास हो गया, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है हर्ब्स। ठीक है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। Climate, soil and water determine the kind of plants in a particular forest. कोई भी फॉरेस्ट जो है वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की सॉइल मिट्टी कैसी है और वहां पे वाटर कितना अवेलेबल है, वो डिसाइड करता है कि वहां पे कौन कौन से प्लांट्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, नाउ द प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली, हेंस दे आर रेफर्ड टू एज नेचुरल वेजिटेशन। अब क्या होता है, जो प्लांट्स जो होते हैं, यूं नहीं होता फॉरेस्ट में जाके कोई लगा रहा है। क्या फॉरेस्ट में कोई जाके रोज लगाता है क्या प्लांट्स को? नहीं, वहां पर प्लांट्स अपने आप ग्रो होते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, इसकी वजह से हम ये बोलते हैं दैट इट इज रेफर्ड टू एज नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि अपने आप नेचुरली नेचर ने वहां पर वेजिटेशन जो है नेचर की वजह से ग्रो हो रही है, नेचुरली हो रही है। ह्यूमन जो है, ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, अपने आप नए प्लांट्स ग्रो होते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हो फॉरेस्ट की, सबको पता भी होगा, जंगलों को बोला जाता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट जो है क्यों जरूरी है देखते हैं। फॉरेस्ट हेल्प अस इन मेनी वेज। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी तरीकों से हेल्प करते हैं हमारी। कैसे? देखो, ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट गिव्स अस फूड, फ्रेश एयर, वुड, पल्प, गम्स, रेजिन्स, रबर, ऑयल एक्सेट्रा। क्या होता है, जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट है और उन ट्रीज से हमें फूड मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, वुड मिलता है, पल्प मिलता है, गम्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं, रबर मिलता है, ऑयल मिलता है, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। ठीक है, तो हमें फूड भी मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है। ठीक है, पल्प भी मिलता है, वुड मिलता है, तो बहुत सारी रेजिन्स है, रबर है, ऑयल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट। बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हेल्प टू रेगुलेट वाटर साइकिल एंड ब्रिंग रेनफॉल। बारिश का होना, वाटर साइकिल जो होती है, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बारिश में, रेनफॉल में। ठीक है, दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज वहां पे पूरा डेंस एरिया है जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन है। ठीक है, खाली एरिया है ही नहीं, वेकेंट है ही नहीं, सॉइल तो सॉइल में सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ दे कंट्रोल फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नाउ दे प्यूरिफाई द एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द एयर। हमें पता है नेचुरल वेजिटेशन है, बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं फॉर टू मेक देयर ओन फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नाउ फॉरेस्ट सॉइल सोक्स अप द रेन वाटर एंड रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो क्या करती है, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोक कर लेती है और वो रेन वाटर कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वहां तक। ठीक है, नाउ पिक्चर में आप देख सकते हो, आपको पिक्चर दी हुई है, क्या डिपिक्ट कर रही है ये पिक्चर? इट शोज दैट फॉरेस्ट जो है हमें बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, टिम्बर देते हैं, हैबिटेट देते हैं, फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एयर देते हैं और इरोजन, सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइबल लाइफ।
देखो बात करें ट्राइबल लाइफ की तो क्या है, मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल्सो नोन एज आदिवासीज लिव इन फॉरेस्ट। ट्राइबल जो लाइफ होती है यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज आप बोल सकते हो, आदिवासी लोग जो होते हैं, आपने वर्ड सुना होगा पहले आदिवासी, तो वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते हैं ये लोग, ठीक है। आदिवासी जंगलों में फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज नोन एज आदिवासीज लिव इन फॉरेस्ट। आदिवासीज बोला जाता है इन लोगों को जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। इन इंडिया स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हमारे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि आदिवासी हैं, ठीक है। Gonds are one of the largest tribal groups in India, followed by Bhils and Santhals। तो अगर बात करें तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन है हमारे इंडिया में, गॉन्स, ठीक है। इनका ग्रुप होता है जिनको बोला जाता है गॉन्स। और सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो भील्स, एंड थर्ड पे बात करूं तो मैं संथल्स। बहुत बड़ी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ये लोग होते हैं आदिवासी, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्राइबल्स की बात करते हैं। देखो ट्राइबल्स depend on forest for food, shelter and all the other needs। अब क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते हैं तो ये लोग किस पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए। ऐसा तो नहीं है ना हमारी तरह इनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, सीमेंट से बने हुए, ब्रिक्स से बने हुए, जिसमें ये रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके सबके घर है बहुत बड़े बड़े। तो ये जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं कंप्लीटली, अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, और जितनी भी नीड्स हैं इनको, बिकॉज फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है, सारी चीजें फॉरेस्ट से ही लेते हैं, ठीक है ना। They wear ornaments made up of glass, beads, shells, ivory and metal। ये ornaments पहनते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो इसने भी कोई ornament पहना हुआ है, ठीक है। तो लेडीज जो होती है, इवन मैन, विमेन, बच्चे, सब क्या पहनते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, यानी कि ऐसे कुछ ज्वेलरी टाइप जो चीजें होती है, ऑर्नामेंट्स, वो पहनते हैं अपने, जो कि किससे बने हुए होते हैं, ग्लास की बीज से बने हुए हो सकते हैं, शेल से बने हुए हो सकते हैं, आइवरी से बने हुए हो सकते हैं, या फिर मेटल से भी बने हुए हो सकते हैं। Tribals love to sing and dance during religious and agricultural festivals। जब फेस्टिवल्स आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रिलीजियस, तो ये बहुत गाने इनको पसंद होता है, गाने गाना और डांस करना, ठीक है। नाउ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो दैट दे आर डांसिंग टुगेदर, है ना। ये ट्राइबल्स की, आदिवासी की पिक्चर है और ये साथ में डांस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ They have their own beliefs and traditions। इनके खुद के beliefs होते हैं, इनके traditions भी हमसे अलग होते हैं, ठीक है। Now they do not worship God in any particular form। ये कोई भी particular form में भगवान की पूजा नहीं करते, ठीक है। God को कोई particular form में नहीं मानते ये लोग। They believe that God is present in everything around them, be it a stone or a tree। इनका मानना होता है कि इनके हर आसपास हर जगह पर गॉड प्रेजेंट है, चाहे वो एक स्टोन में हो, चाहे वो एक ट्री में हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई फॉर्म में भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ये मानते हैं कि हमारे चारों तरफ सब जगह पर भगवान प्रेजेंट है, गॉड प्रेजेंट है, ठीक है। चाहे वो एक स्टोन हो यानी कि छोटे से छोटा पत्थर हो, और चाहे बड़े से बड़ा कोई पेड़ हो, ठीक है, हर चीज में भगवान है। Due to increase in population and urbanization, land requirements are increasing। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि सिटीज जो है वो और ज्यादा फैल रही है ना। सिटीज जो और ज्यादा फैल रही है तो लैंड की रिक्वायरमेंट भी इसके लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। टू मीट देम फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एट ए वेरी फास्ट पेस। और इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को आजकल कट करा जा रहा है, जंगलों को काट कर खत्म करा जा रहा है, और वहां पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस ट्राइबल्स आर बीइंग अपरूटेड।
from places where they have been living for generations. इसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं यानी कि जो आदिवासीज हैं वो भी क्या हो रहा है, उनके लिए अब वो जनरेशन से यानी कि बहुत सारी जनरेशन से जिस जगह पर रह रहे थे ऐसी जगहों को खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो ट्राइबल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। Some tribes are even becoming extinct, और इसकी वजह से कुछ ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स है यानी कि कम्युनिटीज है इन आदिवासीज की जो कि खत्म हो रही है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल द बोट ट्राइब दैट लिव्ड ऑन द अंडमान आइलैंड्स फॉर अबाउट 65,000 years इज नाउ एक्सटिंक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल है, वो ट्राइब जो कि हुआ करती थी पहले, वो 65,000 ईयर्स से रह रहे थे कहां पर, अंडमान आइलैंड्स पर। ठीक है, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है उनकी वो ट्राइब। अनदर एंडेंजर्ड ट्राइब इज द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, और एक और एंडेंजर्ड ट्राइब यानी कि जो कि खत्म होने की कगार पर है और खत्म हो सकती है आने वाले टाइम में, वो है ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ बॉय फ्रॉम बोट ट्राइब जो कि अब खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट है हो चुकी है, जो पहले कहां पर थी, जो कि पहले कहां पर थी, अंडमान आइलैंड्स पर ही रहते थे लोग। ठीक है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और एक और ऐसी जो ट्राइब है जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है, वो है ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इनकी ट्राइब भी खत्म हो रही है, ये लोग भी आदिवासी जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, नाउ डिफॉरेस्टेशन देखो, we are aware that human activity has resulting in cutting down of trees called deforestation. Deforestation क्या होता है, बहुत सारे पेड़ों को एक साथ कट कर देना, काट देना। ठीक है, now cutting of trees it has many bad effects, बहुत सारे bad effects हैं अगर हम trees को कट कर रहे हैं तो। Deforestation destroys the habitat of most of the animals, बहुत सारे एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट होती है यानी कि जिस जगह पर वो नेचुरली रहते हैं उसको क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। वो नेचुरल हैबिटेट जो है, एनिमल्स हो चाहे ट्रीज हो चाहे, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, तो नेचुरल हैबिटेट जो है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, एनिमल्स की भी। ठीक है, लैक ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर, और लैक ऑफ ट्रीज यानी कि अगर ट्रीज कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम होगी, ऑफ कोर्स बात है ना, बिकॉज ऑक्सीजन कौन दे रहा है हमें, प्लांट्स, ट्रीज यही तो दे रहे हैं हमें। नाउ इट विल ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, ट्रीज को कट कर दिया जाएगा तो सॉइल को होल्ड ही कौन करेगा, ट्रीज नहीं है ना, तो कौन होल्ड करेगा अब सॉइल को, इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी जो है हो रहा है। ठीक है, रेनफॉल ऑल्सो विल बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। हमने पीछे भी देखा था कि रेनफॉल का होना, वाटर साइकिल का होना, ये सब कुछ डिपेंड करता है फॉरेस्ट पर हमारे, और अगर हम पेड़ों को कट कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल, बारिश जो है वो भी अफेक्ट होगी। Deforestation is a cause for increasing level of carbon dioxide in the atmosphere. अगर ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं, पेड़ ही नहीं है हमारे आसपास, तो ऑक्सीजन कौन रिलीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस है विच कॉजेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि जो ऐसी गैस है जो कि अगर ज्यादा प्रेजेंट होगी तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ग्लोबल यानी कि हमारा जो अर्थ है वो वार्म हो रहा है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, और ये ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और भी होती है ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, यानी कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स धीरे धीरे हमारे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी। ठीक है, नाउ मेनी ट्राइबल पीपल लूज देयर होम्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड and move to cities and towns as a result of deforestation. अब धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, पेड़ों को कट करा जा रहा है, तो उसकी वजह से ट्राइबल पीपल जो है, आदिवासी जो है, उनके घर ही नहीं रहेंगे,
है ना, वो तो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में पेड़ों को कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो वो उनके तो जो घर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके घर रहते ही नहीं है, उनके पास कोई घर नहीं होते आदिवासी लोगों के पास। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ना इनके पास खाने का फूड फिर अवेलेबल रहेगा, तो ये लोग मूव कर जाते हैं सिटीज और टाउन्स में, ठीक है, सिटीज और टाउन्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ठीक है ना। पिक्चर देख सकते हो आप डिफॉरेस्टेशन की ना। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द नेचर। देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो इसकी वजह से नेचर में इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है। Forest must be protected to save the environment for future generations. Environment को बचाना है हमें future generations के लिए, तो उसके लिए forest को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Government and private organizations and tribal people have come forward for conservation of forest and wildlife. इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, और ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी जो है वो इस चीज के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने क्या शुरू किया है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें वो वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं। The government looks after and has opened many national parks, biosphere reserves, wildlife sanctuaries for the conservation of forest and wild animals. गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स ओपन किए, बायोस्फीयर रिजर्व्स ओपन किए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, फॉरेस्ट को कंजर्व करा जा रहा है और वाइल्ड एनिमल्स को भी कंजर्व करा जा रहा है, बचाया जा रहा है। नेक्स्ट, वन महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। वन महोत्सव एफॉरेस्टेशन ड्राइव। क्या है वन महोत्सव? एफॉरेस्टेशन ड्राइव है, यानी कि पेड़ों को लगाना, ठीक है, इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन स्टार्टेड बाय अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट के.एम. मुंशी इन 1950। के.एम. मुंशी जो थे 1950 में, उन्होंने एक अभियान बोल सकते हैं, हम एक कैंपेन बोल सकते हैं, वन महोत्सव जिसका नाम था एफॉरेस्टेशन ड्राइव, उन्होंने शुरू किया, ठीक है, जिसमें वो बहुत सारे फेस्टिवल ऑफ प्लांटेशन, ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी कि एक त्योहार जिसमें ट्रीज को प्लांट किया जाता है, नए नए पेड़ों को लगाया जाता है। किसने शुरू किया था? के.एम. मुंशी ने 1950 में। क्या नाम था? वन महोत्सव। It is organized in the month of July for 1 week. जुलाई के मंथ में 1 वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए शुरू किया जाता है, एक हफ्ते के लिए करा जाता है। Thousands of people participate in this festival and plant lakhs of trees every year. हर साल हजारों में लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे लाखों के पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है ना। वन महोत्सव याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज। देखो, सम पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर वर्शिप्ड, दीज आर कॉल्ड स्केर्ड ग्रुप्स। अब देखो, ऐसे ना पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, यानी कि कुछ फॉरेस्ट की ऐसे लैंड जगह होती है, ठीक है, जिनको पूजा जाता है, जिनकी पूजा करी जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वर्शिप किया जाता है, उनको बोला जाता है स्केर्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या बोला जाता है? स्कैर्ड ग्रुप्स बोला जाता है। दे आर कंजर्व्ड बाय ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग इनको बचाते हैं। दे आर एरियाज इन द फॉरेस्ट विच कंटेन ट्रीज एंड दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। अब ये क्या होता है? ये ऐसे एरियाज हैं फॉरेस्ट के जहां पर ट्रीज हैं बहुत सारे, लेकिन ये क्या है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना। कटिंग ऑफ ट्रीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज ग्रोव्स। अब क्या कर दिया है कि इनको वर्शिप भी किया जाता है, इनकी पूजा भी करी जाती है स्कैर्ड ग्रोव्स की, और साथ साथ में पेड़ों को कट करना यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि बिल्कुल भी पेड़ों को कट नहीं कर सकते इन जगहों पर। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि कावू इन केरला, शिपिन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो याद रख सकते हो आप, कावू इन केरला, के केरला कावू, ठीक है, शिपिन शिमला इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में शिपिन नाम से इसको जाना जाता है। सरनास इन बिहार, बिहार में सरनास नाम से। देवकोट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देवकोट के नेम से। ओरन इन राजस्थान एंड देवराई इन महाराष्ट्र,
ठीक है, तो अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट, वेरी important. See, in early 1970s, some timber contractors went to cut the trees in Tarai forest of Garhwal in Uttarakhand. देखो 1970 में क्या हुआ था, टिम्बर के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो पहुंचे एक जगह पर जो कि है टेराई फॉरेस्ट गढ़वाल इन उत्तराखंड, गढ़वाल जगह है उत्तराखंड में, ठीक है, जहां पे टेराई जो फॉरेस्ट है वहां पर ट्रीज को कट करने के लिए, काटने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स पहुंचे थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सम लोकल वुमेन डिसाइडेड टू प्रिवेंट दिस डिफॉरेस्टेशन, वहां की कुछ जो लोकल जो औरतें थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। दे एम्ब्रेस्ड the trees and were ready to give up their lives to prevent them from being cut. उन्होंने क्या कर लिया, इस तरीके से वो ट्रीज के चारों तरफ ऐसे खड़े हो गई, ठीक है, यानी कि ट्रीज को हक कर लिया और उन्होंने बोल दिया कि दैट वी आर रेडी टू गिव अप अवर लाइफ, अगर हमारी लाइफ, अगर तुम्हें काटने हैं पेड़ तो हमें भी साथ में जो है काट दो, और वो रेडी थी अपनी लाइफ को गिव अप करने के लिए, लेकिन वो पेड़ों को बचा कर रहेंगी। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, और इस मूवमेंट को बोला गया चिपको मूवमेंट। द मूवमेंट ग्रेजुअली स्प्रेड टू द एंटायर कंट्री, पूरे इंडिया में ये धीरे धीरे ये मूवमेंट फैल गया। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट वर सम फेमस लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के कुछ फेमस लीडर्स कौन थे, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट, जो कि बहुत इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है, तो ये आपको नेम याद रखना है, चिपको मूवमेंट, ठीक है। 1970s में गढ़वाल जगह है जहां पे टेराई फॉरेस्ट है, वहां पर लोकल वुमेन ने इस तरीके से इस चिपको मूवमेंट को करा था। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट, द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इज अ रिलीजन। देखो अगर बात करें राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिनको बोला जाता है बिश्नोईज, और से बिश्नोई, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उनका रिलीजन क्या है, एनिमल को और प्लांट को प्रिजर्व करना, ठीक है। नाउ बिश्नोई वाज फाउंडेड बाय गुरु जाम्बेश्वर who made some principles which included a ban on killing of animals and felling of trees to protect all life forms। जो ये बिश्नोई कम्युनिटी है या जो बिश्नोई रिलीजन है, ये किसने फाउंड किया था, किसने इसको जो है शुरू किया था, गुरु जाम्बेश्वर ने, ठीक है, और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्रिंसिपल बनाए थे, ठीक है, जो कि जिसमें उन रूल्स में क्या था, उन्होंने बैन कर दिया कि एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा, बैन था, ठीक है, और क्या बोला गया कि फेलिंग ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, और ये इस रूल में इन्होंने बोला कि ना तो एनिमल्स को किल किया जाएगा और ना ही पेड़ों को काटा जाएगा, ताकि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। अमृता देवी a बिश्नोई वुमेन, a very famous conservist, एक नाम आपने सुना भी होगा, अमृता देवी बिश्नोई, तो बिश्नोई वुमेन थी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस कंजर्वेशनिस्ट थी, ठीक है। नाउ she sacrificed her life when she clung to trees to protect against their felling। अब इन्होंने भी चिपको मूवमेंट किया था, अमृता देवी बिश्नोई ने, उन्होंने भी क्या किया, जब पेड़ों को कट करने के लिए आए लोग तो वो भी पेड़ों को ऐसे उन्होंने हक कर लिया, तो पेड़ों से क्लंग हो गई, वो ट्रीज से क्लंग हो गई, और उन्होंने अपनी लाइफ को इसके लिए गिव अप कर दिया, जो है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ को पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनका रिलीजन क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, ठीक है, और जो है किसने फाउंड किया बिश्नोई कम्युनिटी को, गुरु जाम्बेश्वर ने, और बात करें एक फेमस वुमेन की, नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट इज इंडियन हेरिटेज। सो
नेक्स्ट इज इंडियन हेरिटेज। आइए देखते हैं इंडिया हिस्टोरिकल पास्ट। इंडिया का जो हिस्टोरिकल पास्ट है वो बहुत रिच रहा है। देखो, rulers from different cultures have ruled this country, built many structures to remember a special person or an event। तो बहुत सारे रूलर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स थे, ठीक है, उन्होंने इस कंट्री को रूल किया है और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिससे किसी स्पेशल इंसान को, स्पेशल पर्सन को या किसी इवेंट को याद रखा जा सके। These structures are called monuments। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। Historical buildings and monuments have various styles of architecture, painting, sculpture and other crafts। अगर बात करें जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है, उनके अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट वेरियस स्टाइल्स है आर्किटेक्चर की। पेंटिंग्स, उनमें डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट उनका स्कल्पचर है और अदर बहुत सारी अलग अलग क्राफ्ट्स भी है। There are many historical monuments in India. Each moment has its unique history। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे इंडिया में हैं और हर मॉन्यूमेंट की कुछ यूनिक अलग हिस्ट्री रही है। अभी हम कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे भी। देखो, बात करें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, टॉम, फोर्ट, पैलेस एक्सेट्रा। अब मॉन्यूमेंट्स जो है हो सकता है कोई बिल्डिंग हो, वो कोई, ठीक है, कोई टॉम हो, कोई फोर्ट हो या फिर कोई पैलेस हो। सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ताजमहल। पता है ना आपको ताजमहल? देखो, ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से एक वंडर है, ठीक है। नाउ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन द सिटी ऑफ आगरा। ये आगरा में सिचुएटेड है और जो यमुना रिवर है उसके जो बैंक्स हैं वहां पर सिचुएटेड है। इट वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। क्या है ये, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, जिसका नाम था मुमताज महल। इट टुक approximately 22 years to construct the monument। ऑलमोस्ट 22 साल लगे थे मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में। Artists and architects from different parts of the world were brought for this construction। इस कंस्ट्रक्शन के लिए आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स जो थे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से उनको बुलाया गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ताजमहल was designed by a Persian architect उस्ताद अहमद लाहौरी। जो ताजमहल है वो किसने बनाया था? पर्शियन आर्किटेक्ट थे। जिन्होंने डिजाइन किसने किया था इसको, ताजमहल को? पर्शियन आर्किटेक्ट जिनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। ये किससे बनाया गया है? व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। हम अभी पीछे देखकर भी आए हैं, व्हाइट मार्बल से इसका फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से लाया गया था। It is built on a raised terrace with graceful tall minarets। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक रेज्ड टेरेस है, यानी कि ऊपर की तरफ है थोड़ा, ठीक है, जमीन से ऊपर है, उस पर इसको बनाया गया है। ग्रेसफुल टॉल माइनरेट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो साइड में, ठीक है। द वॉल्स आर कार्व्ड विद फ्लावर्स एंड इनलेड विद प्रीशियस स्टोन्स। जो वॉल्स है वो किससे बनाई गई है? फ्लावर्स से बनाई गई है और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स भी लगाए गए हैं इस वॉल में, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द ताजमहल। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। Qutub Minar is a tall and very famous minaret located at Mehrauli in Delhi। कुतुब मीनार कहाँ पर है? मेहरौली, दिल्ली में सिचुएटेड है। Its construction was started by Qutb-ud-Din Aibak, continued by Iltutmish and completed by Firoz Shah Tughlaq। देखो, जो इसका कंस्ट्रक्शन था वो शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन फिर कंटिन्यू किया इल्तुतमिश ने और उसके बाद में कंप्लीट किया फिरोज शाह तुगलक ने। It is 73 meter high and has spiral staircase of 379 steps। तो जो ये ऑलमोस्ट 73 मीटर हाई है ये, और
जो स्टेयर केस है वो ऑलमोस्ट 307, कितने स्टेयर केस है, कितने स्टेप्स है इसमें, 379. It has 5 stories and each has a different design. 5 stories है इसमें और हर स्टोरी की different design है. Now, the lower 3 stories and are made from red sandstone. नीचे के जो 3 stories हैं वो red sandstone से बनाए गए हैं. The top 2 with marble and sandstone, और ऊपर के जो top 2 हैं वो किससे बनाए गए हैं, sandstone से और marble से. It was used by Muslim priests to give the call for prayer. इसको किसके लिए यूज किया जाता था, जो मुस्लिम प्रीस्ट थे वो यूज करते थे इसको to give the call for prayer. ठीक है, प्रेयर के लिए जो कॉल करने के लिए यूज में लेते थे कुतुब मीनार को. नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट. कुतुब मीनार is surrounded by several other structures. देखो ये जो है इसको बोला जाता है कुतुब मीनार, ठीक है, लेकिन साइड में ऐसे ही देखो इधर जो एरिया है ना इसके आसपास में बहुत सारे सेवरल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो कि सच एज आयरन पिलर, अलाई दरवाजा, टॉम्स ऑफ इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी एंड इमाम, टॉम्स ऑफ इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी एंड इमाम जमीन, तो इनके टॉम्स भी बनाए गए हैं. तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिस इज कुतुब मीनार, और ये जो साइड में है यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि आयरन के पिलर्स बनाए गए हैं, टॉम्स बनाए गए हैं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और इमाम जमीन के. दीज स्ट्रक्चर्स टुगेदर विद कुतुब मीनार फॉर्म द कुतुब कैंपस, जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स. देखो इन स्ट्रक्चर्स को और कुतुब मीनार को इन सबको इंक्लूड करके बोला जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये तो सिर्फ कुतुब मीनार है लेकिन इसके पास कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उनको मिलाकर बोला जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नेक्स्ट. So next is the Sun Temple of Karnak, Odisha, was built by King Narasimha Deva. देखो जो सन टेम्पल है कर्नाक में, ओडिशा में जगह है कर्नाक, वहां पे जो सन टेम्पल बनाया गया है वो किसने बनाया था, किंग नरसिम्हा देवा ने बनाया था. Around the base of around the base of temple there are images of animals, foliage, warriors on horses etc. और जो टेम्पल है, ये आप टेम्पल की पिक्चर देख सकते हो, इसके आसपास जो अराउंड द बेस ऑफ द टेम्पल, जो बेस है यहाँ पे टेम्पल का, वहां पे इमेजेस बनाई गई है एनिमल्स की, फॉलिएज की, वॉरियर्स की जो कि हॉर्स पर है. ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट इमेजेस बनाई गई है नीचे. इट इज डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड सूर्य. जो ये किस फॉर्म में डिजाइन किया गया है इसको, चैरियट जो था यानी कि जो रथ था, और जो सन गॉड है सूर्य देव जो बोला जाता है, सूर्य देव के जो रथ जो होता है चैरियट होता है उसके फॉर्म में उसके जैसा डिजाइन इसको दिया गया है, उसके जैसा शेप इसको दिया गया है. ठीक है, इस टेम्पल को you can see the picture also. This is the sun temple. इसीलिए sun temple बोला जाता है बिकॉज जो सन गॉड सूर्य थे उनके चैरियट के जैसा इसको बनाया गया है. नेक्स्ट, जंतर मंतर्स. देखो जंतर मंतर्स वर बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह टू. जंतर मंतर सिचुएटेड है जयपुर में और बनाए गए हैं महाराजा जय सिंह ने. महाराजा जय सिंह टू सेकंड जो थे उन्होंने बनाया था जंतर मंतर्स को. he constructed 5 जंतर मंतर्स which are located in Delhi, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एंड मथुरा. अगर बात करें, इन्होंने 5 जंतर मंतर्स बनाए गए थे. ठीक है, 5 जंतर मंतर्स इन्होंने बनाए थे जो कि कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में और मथुरा में. ठीक है, each जंतर मंतर has several instruments that are used for measuring time and predicting movements of the sun. जो जंतर मंतर है उनमें several instruments जो है लगाए गए हैं जिससे क्या होता है, टाइम को मेजर किया जाता है. ठीक है, प्रिडिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द सन का जो मूवमेंट होता है उसको भी प्रिडिक्ट किया जाता है. ठीक है, नाउ द मून
एंड द अदर प्लैनेट्स, मून का जो मूवमेंट है और बाकी प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है उसको भी प्रिडिक्ट किया जाता है। सो वी कैन से कि इतना ज्यादा रिच कल्चर, इतनी ज्यादा रिच हिस्टोरिकल जो हमारी हिस्टोरिकल मोमेंट्स है हमारे, कि मतलब सोचने की बात है कि बहुत इतने पुराने टाइम में भी विदाउट, इसमें क्लॉक्स नहीं लगी हुई है जो क्लॉक से हमें पता लग रहा है, नहीं, इनके स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनाए गए हैं, जैसे कि जंतर मंतर, ये पिक्चर जो है जयपुर में जो जंतर मंतर सिचुएटेड है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें होती है ना, वो हम जो है पता लगा पा रहे हैं, टाइम को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। सन का जो मूवमेंट होता है उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मून के मूवमेंट के और बहुत सारे प्लैनेट्स के मूवमेंट को भी। The jantar mantars are still can be told to tell the time accurately. Still जो जंतर मंतर्स है ना, उनसे हम accurately टाइम को पता लगा सकते हैं without using clock. तो we can say कि कितनी मतलब यूनिक चीज है ना, कि मतलब बिना क्लॉक का यूज किए हम अभी भी इससे हम एक्यूरेटली टाइम को पता लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ जंतर मंतर एट मथुरा वॉज ब्रोकन डाउन बिफोर 1857। जो जंतर मंतर जो मथुरा में है उसको क्या कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था 1857 से पहले, ठीक है। मथुरा में जो जंतर मंतर था उसको। नाउ नेक्स्ट वन, so the gateway of India is 26-meter high structure with 4 turrets and intricate lattice work. जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो 26 मीटर हाई है ऑलमोस्ट, और 4 ट्यूरेट्स और इंट्रिकेट लैटिस वर्क से इसको बनाया गया है। इट इज लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट एट अपोलो बैंडर इन मुंबई। कहाँ पर सिचुएटेड है, वाटर फ्रंट एट अपोलो बैंडर इन मुंबई में, ठीक है। It was designed by Scottish architect George Whitted. किसने डिजाइन किया था, स्कॉटिश आर्किटेक्ट थे जॉर्ज विटेट, उन्होंने डिजाइन किया था। was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Mumbai in 1911। किसके लिए बनाया गया था, to commemorate the visit of King George V and Queen Mary। इन्होंने जब विजिट किया था इंडिया में 1911 में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल कर रहे थे, तब ये बिल्ड किया गया था। इट इज मेड अप ऑफ येलो बसाल्ट एंड कंक्रीट। किससे बनाया गया है, येलो बसाल्ट और कंक्रीट से बनाया गया है। पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमारी हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को शो करते हैं, है ना। तो क्या देखो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस टू नो अबाउट अवर ग्लोरियस पास्ट। जो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इससे पता लगता है हमारा जो पास्ट है वो कितना ग्लोरियस रहा हुआ है। बट दे आर फेसिंग हाई रिस्क ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन from vehicles, industrial pollution, ill planned development, floods and other natural disasters and lack of proper maintenance। लेकिन फिर भी जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं ये बहुत हाई रिस्क पर है, बिकॉज क्या है, ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, उस वजह से व्हीकल से पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इल प्लान डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, और प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है ना। मेजर रीजन हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ढंग से नहीं करी जा रही है, उस वजह से हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क पर है। As visitors, it is our duty to take care of historical monuments। लेकिन हम जब विजिट करते हैं तो हमारी being visitors, because हम विजिट कर रहे हैं, हम विजिटर्स हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम historical monuments का ध्यान रखें। While visiting them, we should take care of the following things। जब हम विजिट कर रहे हैं तब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि we should not scratch or write on their walls। जो उनकी वॉल्स है, दीवारें हैं, वहां पर स्क्रैच नहीं करना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए हमें कुछ भी। we should
abide by the rules laid down by the government to preserve them. जो भी रूल्स वहां पर दिए गए हैं, है ना, एक आपको दिखेगा अभी कोई जगह, जैसे अगर कहीं भी आप ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर विजिट करोगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, है ना, बोर्ड्स लगे हुए होंगे जो कि रूल्स बता रहे होंगे कि आपको ये चीजें यहाँ पे करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। We should not throw garbage around them. मेन इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं, हम जाते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट करने, हमने साथ में कोई स्नैक्स लिए, हमने कोई भी चीज ली और वहीं पर हम फेंक के आ जाते हैं, तो वहां पे गार्बेज को थ्रो करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हमें नहीं थ्रो करना है गार्बेज को। We should discourage people who try to disfigure or damage them. ऐसे लोग जो कि उनको डैमेज करना चाह रहे हैं इन मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है, उनको हमें डिस्करेज करना है, यानी कि उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए, हमें अपोज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज। इंडिया हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारा जो कल्चर है वो भी बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, ठीक है, और बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। कल्चरल हेरिटेज मीन्स द थिंग्स सच एज ट्रेडिशंस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा पास्ड ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। देखो, कल्चरल हेरिटेज का मतलब ये होता है ट्रेडिशंस जो हैं, जो म्यूजिक है, जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, जो कि आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिए, ठीक है, तो वो सब है कल्चरल हेरिटेज। 17 मेजर लैंग्वेज आर स्पोकन इन आवर कंट्री। टोटल 17 ऐसी मेजर लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कंट्री में बोली जाती है। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन लिटरेचर। लिटरेचर में भी इंडिया बहुत रिच है। Literature tells us about the way people have lived, felt and thought. लिटरेचर हमें ये बताता है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, फील करते हैं और क्या उनके थॉट्स रहते हैं। पिक्चर आप देख सकते हो हमारे इंडियन कल्चर की है, हमारे इंडियन जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसकी है, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूजिक की बात करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन म्यूजिक। हमारे इंडिया में इतने सारे पार्ट्स हैं और सबका अपना अपना कुछ म्यूजिक है। हर स्टेट का कोई म्यूजिक है, तो कितना मतलब यूनिक चीज है कि हर स्टेट का कोई अलग म्यूजिक है, ठीक है। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोक म्यूजिक इज सung एंड प्लेड बाय कॉमन पीपल while वर्किंग और सेलिब्रेटिंग। फोक म्यूजिक क्या होता है, जो कि लोग गाते हैं, जो बजाते हैं जब वो किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं या फिर काम भी कर रहे होते हैं तब भी। क्लासिकल म्यूजिक इज प्लेड बाय एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को प्ले करते हैं। It has certain rules which people have to learn with the years of practice. और आपको पता होगा जब म्यूजिक को लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, फोक म्यूजिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्लासिकल म्यूजिक की बात करती हूँ, जो कि एक्सपर्ट्स जो है वो प्ले करते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए आपको ईयर्स की यानी सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, बहुत बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं। इन इंडिया देयर आर 2 डोमिनेंट स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। टोटल इंडिया में 2 डोमिनेंट स्टाइल्स है क्लासिकल म्यूजिक की। फर्स्ट इज हिंदुस्तानी एंड नेक्स्ट इज कार्नेटिक। द स्टाइल हैज इट्स ओन राग्स। देखो, राग होती है, आपको पता है ना, अलग अलग डिफरेंट राग्स होती है जिस पर जो है कोई भी जो म्यूजिक है वो बेस्ड होता है, राग्स होती है डिफरेंट, ठीक है। तो हर स्टाइल की अपनी अपनी राग है, ठीक है। इन इंडिया म्यूजिक नोट्स आर सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो वापस ही आ जाता है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो म्यूजिक नोट्स कौन से हैं, पता भी होने चाहिए आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक नोट्स कौन से हमारे, सा रे गा मा पा धा नी सा। वापस फिर आगे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो सारे गामा पाधानी, ये क्या है, म्यूजिक नोट्स है, ठीक है। सितार, सरोद, सारंगी, वीणा, तबला, ढोलक, मृदंगम, घटम एक्सेट्रा आर सम कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय आवर म्यूजिशियंस while playing music। बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बजाए जाते हैं हमारे म्यूजिशियंस द्वारा, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सितार, सरोद
सारंगी, वीणा, तबला, ढोलक, मृदंगम, घटम, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज डांस। देखो, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन काइंड ऑफ डांस कॉल्ड फोक डांस। देखो, हर स्टेट का, इंडिया में हर स्टेट का कुछ ना कुछ अपना अलग जो है डांस है, जिसको हम बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। अदर देन फोक डांस, there are classical dances that have to be learned by people for years। और फोक डांस के अलावा क्लासिकल डांस भी है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हमने देखा, वैसे क्लासिकल डांस भी होता है, जो कि लोग सालों तक सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है ना। फोक डांस विद फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। देखो, आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको दिखाया गया है कौन कौन से फोक डांस है और वो कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं। बात करें सबसे पहले घूमर। घूमर राजस्थान में, घूमर इज द फोक डांस ऑफ राजस्थान। नाउ नेक्स्ट इज भांगड़ा, पंजाब, ठीक है, भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ पंजाब। लावनी, महाराष्ट्र, लावनी इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। यक्षगना इज द फोक डांस ऑफ कर्नाटका। छाऊ, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तीनों स्टेट्स का फोक डांस है। थंगता, इट इज इन मणिपुर फोक डांस। चिराऊ और बैम्बू डांस इन मिजोरम। गरबा इन गुजरात, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये याद रखने हैं, और उनके डिफरेंट फोक डांस है। पिक्चर में आप देख सकते हो घूमर द फोक डांस ऑफ राजस्थान, गरबा द फोक डांस ऑफ गुजरात। नवरात्रि में गरबा होता भी है, ऑल ओवर इंडिया आजकल होता है, जब गुजरात में नहीं पूरे हमारे इंडिया में होता है ना, गरबा नाइट्स होती है। नेक्स्ट इज क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आइए देखते हैं, अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। देखो, फोक डांस इज डिफरेंट, ठीक है, एंड क्लासिकल डांस इज डिफरेंट। जैसे हमने बात करी थी कि फोक म्यूजिक अलग होता है, वैसे फोक डांस भी अलग होता है, क्लासिकल डांस अलग होता है, क्लासिकल म्यूजिक अलग होता है, ठीक है। फोक डांस, फोक म्यूजिक जो होता है वो जो किसी पर्टिकुलर जगह के जो लोकल लोग हैं वो गाते हैं और डांस करते हैं टू सेलिब्रेट और टू डू वर्क, यानी वर्क करते टाइम भी वो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल डांस की अगर मैं बात करूं तो सालों तक इसको सीखा जाता है, क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, सालों तक इसको सीखते हैं और उसके बाद में ये जो है एक्सपर्ट्स बनते हैं ना, और मतलब एक्सपर्ट्स बनते हैं। और इवन आज के टाइम में भी जो है इस चीज को हमें एनकरेज करना चाहिए कि हमें क्लासिकल डांस जो है सीखना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक्सपर्ट्स जो है उनसे सीखा जाता है, ठीक है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो क्लासिकल डांस जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का वो देखते हैं हम। नेम ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म एंड स्टेट। देखो, बात करें अगर भरतनाट्यम की तो कहां पर है, कहां का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरला। तो सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल फॉर्म है डांस की, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, मणिपुरी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर, लेकिन यहाँ पर थंगता जो था वो क्या था, फोक डांस था मणिपुर का, ठीक है। तो फोक डांस अलग है मणिपुर का, दैट इज थंगता, लेकिन क्लासिकल डांस जो है वो कौन सा है, मणिपुरी, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर। पिक्चर आपको चीज जो दी हुई है ये मणिपुर की, ये मणिपुरी है, ये मणिपुरी की आपको पिक्चर दी हुई, ठीक है। एंड दिस इज कथकली केरला। ये कथकली की दी हुई है और ये इधर वाली जो है वो मणिपुर की दी हुई है। पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आर्ट की अगर बात करें, देखो, सो द थिंग इज कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर, तब आंसर आएगा थंगता, मणिपुरी नहीं आएगा तब। मणिपुरी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होकर कर दोगे मणिपुर आए, ठीक है, मणिपुरी लगा देते हैं। नहीं, अगर क्लासिकल डांस फॉर्म पूछिए तो मणिपुरी लगाना है,
अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर, तो थंगता लगाना है, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको रिवाइज करनी है, दिमाग में डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे इनसे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इनसे आपके, ठीक है। तो ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगर टेबल लर्न है ये वाली टेबल्स लर्न है, दैट मींस इजीली आप लगा दोगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट की बात करते हैं। देखो पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, आर्ट की टू फॉर्म्स हम देख रहे हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर, ठीक है। अलग अलग आर्ट होती है, पेंटिंग्स बनाई जाती है, दैट इज ऑल्सो आर्ट, ठीक है, और स्कल्पचर बनाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो आर्ट, ठीक है। अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव मोर रिसेंट पेंटिंग्स मेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो अजंता केव्स है महाराष्ट्र में, अजंता केव्स है, वहां पे मोर रिसेंट यानी कि ज्यादा पुरानी नहीं है वो पेंटिंग्स, जो कि किसने बनाई है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाई है, ठीक है। दे शो द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। यहाँ पर क्या शो किया जाता है, बुद्धा की जो लाइफ थी उसको शो किया जाता है। डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स डेवलप्ड इन इंडिया आर मुगल, कंगरा एंड राजस्थानी। तो डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स कौन कौन सी हैं हमारे इंडिया में जो डेवलप हुई है, मुगल, कंगरा एंड राजस्थानी, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस पिक्चर इज ऑफ केव ऑफ पंचमढ़ी, दिस पिक्चर इज ऑफ केव पेंटिंग ऑफ पंचमढ़ी। जो केव्स हैं यानी कि गुफाएं जो हैं, ठीक है, अजंता केव्स हो गई, ठीक है, पंचमढ़ी में जो केव्स है वहां पे उन केव्स में पेंटिंग्स बनाई गई है, आप देख सकते हो पेंटिंग्स, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। देन पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता केव्स में पेंटिंग बनाई गई है, हमने देखा अभी कि जो लाइफ ऑफ, इट शोज द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की लाइफ को दिखाने के लिए इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई है ना। दिस इज द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, केव्स क्या होती हैं, गुफाएं होती है, ठीक है। नाउ पेंटिंग ऑफ मुगल स्टाइल, पिक्चर में आप देख सकते हो ये पेंटिंग किसको डिपिक्ट कर रही है, मुगल स्टाइल पेंटिंग को डिपिक्ट कर रही है। और कौन से दो फॉर्म्स है हमने जो पेंटिंग्स के पढ़े जो हमारे इंडिया में है, मुगल, कंगरा एंड राजस्थान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 4, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, सन टेम्पल कहां पे लोकेटेड है, हमने देखा था उड़ीसा में, उड़ीसा में भी कहां लोकेटेड है, कोणार्क ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट वर्शिप बाय ट्राइबल पीपल। देखो हमने पढ़ा था फॉरेस्ट के ऐसे पैचेस, ठीक है, जो कि ट्राइबल पीपल वर्शिप करते हैं यानी कि उनकी पूजा करते हैं, आदिवासी, उनको क्या बोला जाता है, ग्रोव्स, ठीक है। सी जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस, फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, यस, प्योर एयर, यस, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, ठीक है। और अगर बात करें मेडिसिन की, तो हाँ मेडिसिन भी हमें प्रोवाइड करता है, आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। देखो थंगता, बात करें थंगता की तो इट इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर, राइट, ओके। कथकली, क्लासिकल डांस ऑफ केरला, गरबा फोक डांस ऑफ गुजरात, लावनी फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, अब आप ऑड वन आउट बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं थंगता, गरबा और लावनी, तो तीनों हैं वो क्या है, फोक डांस हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के,
लेकिन कथकली इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है, कथकली क्या है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है, इसलिए बी हमारा जाएगा आंसर। इट इज द ऑड वन आउट बिकॉज बाकी के क्या है, फोक डांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। यस, द गेटवे ऑफ इंडिया इज अ 73 मीटर हाई स्ट्रक्चर। नो, हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, इट इज नॉट 73 मीटर हाई, इट इज 26 मीटर हाई। देखो, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कितना हाई है। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 73 मीटर नहीं था, इट इज 26 मीटर हाई, ठीक है। कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन मेहरौली, यस इट इज लोकेटेड इन मेहरौली, ठीक है। तो ये तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी मिल गई, हमारा आंसर जाएगा ए, ठीक है। अब फिर भी बाकी की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। वन महोत्सव was started by के.एम. मुंशी 1950, एब्सोल्युटली करेक्ट, के.एम. मुंशी ने इसको स्टार्ट किया था 1950 में, ठीक है। नाउ डिफॉरेस्टेशन कैन अफेक्ट द रेनफॉल ग्रेटली, यस डिफॉरेस्टेशन जो है उससे रेनफॉल पैटर्न जो होता है वो इफेक्ट होता है, वाटर साइकिल इफेक्ट होती है जो ट्रीज को हम कट करते हैं उससे, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पर हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके PYQs होंगे, ठीक है, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। वी विल डू अ प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। So till then keep learning with us. Stay tuned for the next video. Like the video and thank you so much.